हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस आज के वीडियो में हम रिवाइज करेंगे हमारे आईडीटी के सिलेबस का चैप्टर नंबर 15 दैट इज रिटर्न्स। भैया आप जब धंधा करते हो तो हर महीने माल कुछ सप्लाई करते होगे तो जीएसटी कलेक्ट करते होगे। सप्लाई करने के लिए कुछ चीज़ खरीदते होगे तो जीएसटी पे करते होगे, राइट। अब आप बोलोगे कि हमको तो जीएसटी पे नहीं करना, हमको उल्टा नेट उसको क्रेडिट लेना बनता है। सरकार बोलेगी नहीं यार, तुमको तो ना जीएसटी पे करना बनता है नेट में। कैसे अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? सरकार बोलती है देखो यार, वैसे भी तुमको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो तुमको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और हमारे को भी नहीं एक अश्योरेंस चाहिए कि जो भी हमारे रजिस्टर्ड लोग हैं जीएसटी में, उन लोग अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उन लोग अपना टैक्स का पेमेंट जमा कर रहे हैं। तो जो भी लोग टैक्स का पेमेंट जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए हम आपको बोलते हैं कि आपको रिटर्न फाइल करना है। तो सारी चीज़ों की अपन हमारी नीड्स के लिए भी और गवर्नमेंट की नीड्स के लिए भी रिटर्न फाइलिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि किन लोगों का रिटर्न फाइल होना बाकी है। ठीक है, तो ये विन विन सिचुएशन है। बट सवाल आता है, रिटर्न क्या सबके लिए सिंपल रिटर्न एक रिटर्न जाता है क्या? देखो, अपन ने जो भी महीने भर में सप्लाई किया है, जिसपे अपन ने जीएसटी कलेक्ट किया है, उसका अपने को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, जिसमें अपन सारी चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, अपनी सारी सप्लाईज को, आउटवर्ड सप्लाईज को। ठीक है, एंड उसमें अपन बताते हैं कि अपन ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया, कहाँ कहाँ से जीएसटी कलेक्ट करा। ठीक है, उसके लिए आपको फाइल करना पड़ता है GSTR 1। ठीक है, पहले आप अपनी सप्लाईज बता दो। ठीक है, उसके बाद आप फाइल करना GSTR 3 भी। आप जब GSTR 1 फाइल करोगे ना, तो जिस बंदे ने आपसे माल खरीदा है उसने आपको जीएसटी पे किया होगा। आपने R1 में बता दिया कि मैंने सामने वाले से इतना जीएसटी कलेक्ट किया है, ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मेरी सेल में। ठीक है, मैं इस पे जीएसटी आपको सरकार जमा करवा दूंगा। तो सरकार को जब ये चीज़ मिल जाता है कि GSTR 1 में, तो सरकार क्या करती है, ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है अपने सामने वाले कस्टमर के GSTR 2B में। इससे उसको आईटीसी लेने के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है। समझ में आया क्या? तो सबसे पहली जो चीज़ होती है GSTR 1 की, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नीड्स टू फाइल GSTR 1। सवाल आता है कब? तो भाई साहब, जनरली तो आपको 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे करना है, बट अगर आप एक QRMP स्कीम में ऑप्ट करते हो, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट, तो फिर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ को करना है। सिमिलरली 3B की अगर बात करूं तो पहले, अच्छा 3B में क्या होता है, 3B इज एक्चुअली रिटर्न। यहाँ पे आप आईटीसी क्लेम करते हो या टैक्स का पेमेंट करते हो, नेट ऑफ जो भी बनता है आपका। ठीक है, तो अब ऐसे केसेस में अगर आईटीसी क्लेम करना है या उसको अपने को टैक्स के लाइबिलिटीज से सेट ऑफ करना भी है, तो ऐसे केसेस में ये अपन तभी कर पाएंगे जब वो रिस्पेक्टिव अमाउंट अपने 2B में रिफ्लेक्ट होगा। और 2B में कब रिफ्लेक्ट होगा? जब अपना सप्लायर, अपना वेंडर अपने R1 में उस चीज़ को रिपोर्ट करेगा। इसीलिए R1 की तारीख पहले रखिए, विच इज़ 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड 3B की तारीख उसके बाद रखिए, सो दैट तब तक के अपना सारा आईटीसी का जो पैसा है वो रिफ्लेक्ट हो जाए 2B में, एंड अपन उसको क्लेम कर पाए, एंड दैट इज वाई इट इज़ 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। लेकिन अगेन आप QRMP स्कीम में होते हो तो आपको दो दो दिन बढ़ाने हैं। R1 के लिए दैट विल बी 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, एंड 3B के लिए इट विल बी 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि कुछ लोगों को ना GSTR 1 और 3B फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। किसको सर? निकोटेक्स लोगों को। किनको? निकोटेक्स। निकोटेक्स मतलब क्या? सबसे पहला NRTP, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद में आता है सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, I से। ठीक है, उसके बाद में आता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर, C से। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के बाद में आता है O से OIDR सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। एंड आखिरी में टैक्स से आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिडक्टर, यानी TDS डिडक्ट करने वाला या फिर TCS को कलेक्ट करने वाला। ये निकोटेक्स, N से NRTP, ठीक है, I से ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, C से कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, O से OIDR सर्विस, निको टैक्स से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वाला डिडक्टर, और TCS का कलेक्टर। समझ में आया क्या? चाहे आप कोई भी एक्टिविटी ना करते रहो भाई साहब, तुमको R1 और 3B तो फाइल करना पड़ेगा, यानी कि तुमको नील रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा R1 जो है, इट कैन बी फाइल्ड फॉर द करंट टैक्स पीरियड। इस साल में अगर GSTR 1 फाइल करना है, इस महीने का GSTR 1 फाइल करना है, ये आप तभी कर पाओगे जब पहले के पीरियड के आपके 1 और 3B टाइम पे फाइल हो रखे हैं। समझ में आया क्या सर? तो देखो, R1 में आप बताते हो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज को, और इनवर्ड में बताते हो अपनी इनवर्ड सप्लाईज को। इन दोनों के बेसिस पे, सॉरी 2B में बताते हो इनवर्ड सप्लाईज को, और इन दोनों के बेसिस पे आप फाइल करते हो 3B। अच्छा, 2B आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। 2B जो है वो एक ऑटो पॉपुलेटेड शीट है, ये बताता है कि आपको कितना आईटीसी लेना बनता है।
समझ गए क्या? इसके बाद में आता है कि रजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट फाइल GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है भाई साहब? अगर आप QRMP स्कीम ऑप्ट करते हो तो आप माल तो सप्लाई करोगे बट आप रिटर्न तो क्वार्टरली भरोगे। आप रिटर्न क्वार्टरली भरोगे, सामने वाला बंदा जो आपको GST भर रहा है उसको तो महीने में फिर ITC ही नहीं मिलेगा, उसका तो ITC ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, क्योंकि आप तो रिटर्न क्वार्टरली भरोगे। तो ऐसे लोगों को, QRMP वालों को क्या बोला जाता है कि तुम्हारी महीने भर की जो 50 लाख रुपए तक की सप्लाई है ना, उसको तुम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, सो दैट जिसको तुम माल सप्लाई कर रहे हो वो तो तुमको GST पे कर रहा है, उसको क्रेडिट मिल जाए, ठीक है। वो होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो अब ये R1 की फैसिलिटी और इनवॉइस फर्निशिंग की फैसिलिटी जो है ये रजिस्टर्ड पर्सन को अवेलेबल नहीं होगी, मतलब वो फाइल नहीं कर पाएगा। कब? अगर उसने पिछले पीरियड का 3B फाइल नहीं किया है, प्रीसीडिंग टैक्स पीरियड का उसने 3B फाइल नहीं किया है, उसने अपने वैलिड बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट नहीं करे। रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त आपको अपना वैलिड मतलब पार्ट बी में मैंने बताया था कि आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना पड़ता है पार्ट ए में, है कि नहीं? बट कब तक दे सकते हो? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर दे सकते हो। अगर आपने ये नहीं दिया ना तो भाई साहब हम क्या करेंगे, आपको R1 फाइल करने नहीं देंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में इनवॉइस की डिटेल्स अपलोड करने नहीं देंगे। आपने क्या किया है, आपने R1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो चीज़ रिपोर्ट करी है ना वो ज़्यादा रिपोर्ट करी है एज कम्पेयर टू 3B, मतलब 1 3B का मिसमैच कर दिया, या फिर सर आपका जो है 3B 2A का मिसमैच हो गया, ठीक है। मतलब जितना आप ITC क्लेम कर रहे हो वर्सेस जितना आपके लिए एलिजिबल है उसमें अगर मिसमैच हो गया, विच मीन्स आपने एक्सेस ITC क्लेम कर लिया, उसको आपने रिवर्स भी नहीं किया, कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, हम क्या करेंगे, आपको R1 की फाइल ही नहीं करने देंगे, आपको R1 की और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की जो हमने आपको सुविधा दी थी, फैसिलिटी दी थी, वो रोक देंगे। समझ में आया क्या? राइट। अगला आता है GSTR 1A, व्हाट डज इट कंप्राइज एंड बाय व्हेन इट कैन बी फर्निश्ड। तो भाई साहब देखो ऐसा है, आप 1 फाइल करोगे 11 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ को, और 3B अगला बंदा फाइल होएगा, मतलब उस बंदे का 3B फाइल होएगा उस महीने की 20 तारीख को। अब हो सकता है ना कि 1 में आपने कोई चीज़ गड़बड़ कर दी, कोई एरर कर दिया, उसको ठीक करना है, क्या हम वापस से 1 फाइल करेंगे? नहीं, अब अपन क्या करेंगे, GSTR 1A फाइल करेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जो होता है दे में ऐड और अमेंड द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन 1A आफ्टर फाइलिंग 1, लेकिन बिफोर फाइलिंग 3B फॉर द सेम टैक्स पीरियड, ठीक है। ऐसे जो भी चेंजेस 1A में आप करोगे इट विल रिफ्लेक्ट इन द 3B फॉर द सेम टैक्स पीरियड एंड रिसिपिएंट कैन क्लेम ITC इन द 2B फॉर द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। समझ में आया क्या? आपके उसी साल के 1 में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी एंड अकॉर्डिंगली उसका आप सामने वाला बंदा क्रेडिट भी ले सकता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब GSTR 1A इज अवेलेबल फॉर फाइलिंग आफ्टर 1 बट बिफोर 3B। 1 फाइल करने के बाद यानी कि 11 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आप GSTR 1A फाइल कर सकते हो। अरे यस और नो? ठीक है, चलो। इसके बाद में दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हमारे से कोई गड़बड़ हो जाती है तो हम क्या करें, रिटर्न और स्टेटमेंट इन द GST, हमने कोई इन्वॉइस मिस कर दिया, ठीक है, कोई भी हमारे से डिटेल्स मतलब मिस्टेक हो गई, तो रिवाइज रिटर्न का तो कोई सिस्टम अवेलेबल है नहीं कि हम हमारा पुराना रिटर्न को रिवाइज करके रिटर्न फाइल कर दें। ये इनकम टैक्स नहीं है कि अपन रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद इन द टाइम लिमिट एन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। दिस इज GST का रिटर्न, यहाँ पे आप रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, आप अपने अगले महीने के सब्सिक्वेंट मंथ्स के रिटर्न में जो है, ठीक है, अपनी गलती सुधार सकते हो। जैसे कोई इन्वॉइस अप्रैल महीने के रिटर्न में आपसे चूक गया, आपने वो अपलोड नहीं किया, ठीक है, GST कम भरा करो सरकार को, तो अब आप क्या करोगे, मई या जून के महीने में आने वाले अपकमिंग मंथ्स में उस इन्वॉइस की डिटेल को ऐड कर देना एंड उतना अमाउंट एक्स्ट्रा सरकार को जमा करवा देना। तो आप क्या करोगे, जो अप्रैल में जमा कराना चाहिए था वो आप आगे के किसी महीने में जमा करा दोगे। बट क्या हम इसको हमेशा तक करते रह सकते हैं क्या? नहीं, इसकी एक टाइम लिमिट है, कब तक आप कर सकते हो। आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर का वो इन्वॉइस है, जो भी गड़बड़ आपने की है जिस भी फाइनेंशियल ईयर में की है, उस फाइनेंशियल ईयर का जब आप एनुअल रिटर्न फाइल करोगे उसका जो ड्यू डेट होता है ना, मतलब जो जिस दिन पे आप फाइल कर रहे हो, नॉट द ड्यू डेट, जिस दिन आप डेट पे फाइल कर रहे हो, दैट इज डेट ऑफ फाइलिंग द एनुअल रिटर्न, या फिर 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मैं बात करूँ 24-25 के साल में कोई गड़बड़ की तो उसको कब तक सुधार सकते हो, आगे वाले महीने में आप उसको सुधार सकते हो 30th नवंबर 2025 और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया क्या? नो रेक्टिफिकेशन कैन बी डन आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय द टैक्स अथॉरिटीज।
डिपार्टमेंट से नोटिस आ गया है, उसके बाद आप उस गलती को अगले महीने के उसमें सुधार नहीं सकते। समझ में आया क्या? आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज शैल बी रिपोर्टेड इन द फॉलोइंग मैनर। देखो, सप्लाई दो टाइप की होती है, B2B और B2C। B2B यानी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, और B2C यानी कि एक रजिस्टर्ड बंदा दे रहा है माल अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। तो अगर रजिस्टर्ड के बीच में हुआ है, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रा, आपको इनवॉइस वाइज डिटेल शो करना है। लेकिन अगर आप B2C कर रहे हो और उसमें आपने अगर इंटर स्टेट किया है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इनवॉइस का वैल्यू भी ₹1,00,000 के ऊपर का है, मामला थोड़ा गंभीर है, यहाँ पे भी इनवॉइस वाइज डिटेल देना पड़ेगा। बट अगर आप B2C सप्लाई में इंटरस्टेट करते हो और इनवॉइस का वैल्यू जो है वो अप टू ₹1,00,000 है, ठीक है, ₹1,00,000 तक का हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, यहाँ पे आप क्या करना, कंसोलिडेटेड डिटेल डाल देना, इनवॉइस वाइज ना डाल के कंसोलिडेटेड डाल देना, लेकिन स्टेट वाइज एंड रेट वाइज। मतलब कर्नाटका की सारी जो भी आपकी इनवॉइस की डिटेल्स है वो एक साथ डालना, उसमें रेट वाइज डालना। महाराष्ट्र की अलग से डाल देना, रेट वाइज डालना। और अगर इंट्रा स्टेट है तब तो कोई झंझट ही नहीं है, चुपचाप उठा के टैक्स रेट वाइज डाल देना। समझ में आया? क्योंकि इंटर स्टेट में तो फिर स्टेट वाइज डालने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना इंट्रा स्टेट में, इसीलिए सीधा टैक्स रेट वाइज डाल देना। समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। आ जाओ अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या बोलता है, GSTR 2B क्या होता है? ये एक ऑटो पॉपुलेटेड शीट होती है जो कि आपके R1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे बेस्ड होती है, ठीक है। इसका कोई ड्यू डेट वगैरह नहीं होता। जब अपना सप्लायर R1 फाइल करेगा या IFF की फैसिलिटी ऑप्ट करा हुआ है तो अकॉर्डिंगली अपने 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। GST CMP 08, CMP स्टैंड्स फॉर कॉम्पोजिशन 08, यानी कि जो कॉम्पोजिशन सप्लायर होते हैं, चाहे नील रिटर्न फाइल हो बट उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है। कब करना पड़ता है? 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल में जून के अकॉर्डिंग 18th ऑफ जुलाई तक के फाइल करना पड़ता है। अगला आता है GSTR 4। GSTR 4 क्या होता है? कॉम्पोजिशन सप्लायर्स का जो एनुअल रिटर्न होता है ना, वो GSTR 4 के फॉर्म में होता है। अच्छा, पहले ये हुआ करता था कि आपको 30th अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर को करना पड़ता है, बट 2024-25 के बाद से इस डेट को चेंज करके 30 जून की कर दी गई है। समझ में आया क्या? इसके बाद GSTR 5 NRTP, ठीक है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सनस को जो है ना अपना मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, किस फॉर्म नंबर में? GSTR 5 में। अच्छा, कब करना है? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बट हमने तो सुना था कि सर NRTP का रजिस्ट्रेशन 90 दिन के लिए वैलिड होता है, और हमने तो ये भी सुना था कि आप उसको फर्दर 90 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए वो है, मंथली बेसिस पे वो 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे करेगा, ठीक है, या फिर 7th डे फ्रॉम द वैलिडिटी एंड्स विच एवर इज अर्लियर। कभी ना कभी तो वैलिडिटी खत्म होगी ना, तो उसके अकॉर्डिंग उस महीने के लिए 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 7th डे फ्रॉम द वैलिडिटी एंड्स और 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ विच एवर इज अर्लियर पे उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर 5A की बात करूँ तो ये आ जाता है अपना ऑनलाइन गेमिंग सप्लायर या फिर OIDAR वाले, चाहे नील रिटर्न हो, मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। GSTR 6 स्टैंड्स फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, मंथली 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। एक और एक जगह 13th पड़ा था, ठीक है, QRMP में। GSTR 7 बोलता है TDS डिडक्टर के बारे में, मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कब? 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ पे। GSTR 8 TCS कलेक्टर की बात करता है, इसको मंथली रिटर्न भरना पड़ेगा 10 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मतलब TDS TCS का 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। अपना क्या कहते हैं, OIDAR वाले नहीं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन वालों को 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, OIDAR वालों को 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, NRTP वालों को 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। और अपना, अच्छा उसमें एक और एक है, सिर्फ नॉट 7th, जस्ट अ सेकेंड, राइट, हाँ। तो NRTP वालों को 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 7th डे फ्रॉम द वैलिडिटी एंड्स विच एवर इज अर्लियर पे करना पड़ता है। समझ में आया? चलो, इसके बाद में आता है GSTR 9। GSTR 9 क्या बोलता है? ये बात करता है एनुअल रिटर्न की, ठीक है। दिस इज द एनुअल रिटर्न, ठीक है। सबको फाइल करना पड़ता है क्या? हाँ सर, ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट, कुछ लोगों को नहीं करना पड़ता। किसको सर? CTP NRTP, ठीक है। एक तो CTP को NRTP को नहीं करना पड़ता, फिर अपने TDS TCS वालों को नहीं करना पड़ता, और ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और OIDAR वालों को ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है, इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने का ज़रूरत नहीं है। बट जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करना है उनको एनुअल रिटर्न कब तक फाइल करना है? 31st December ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और
हाँ 31 दिसंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। हाँ, अब यहाँ पे एक और एक चीज़ है कि अगर भैया इन लोगों का जो टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा जाता है, तो उन लोगों को ना एक 9C करके अपना सेल्फ सर्टिफाइड स्टेटमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है, सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फॉर्म नंबर GSTR 9C में भी भरना पड़ेगा। राइट, समझ गए क्या? एंड जो कॉम्पोजिशन सप्लायर्स होते हैं उनको GSTR 9A में अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब तक? 31 दिसंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। समझ गए? अगेन ये जो 9A वाला सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है ना, ये भी उन 6 लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। किनको सर? CTP, NRTP, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर, उसके बाद में अपना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड OIDAR सर्विस वाले को। राइट, चलो इसके बाद में दिया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न। तो भैया मैक्सिमम टाइम लिमिट टू फाइल द रिटर्न क्या है? GSTR 1, 3B, एनुअल रिटर्न, TCS स्टेटमेंट, कुछ भी हो, आपने अगर एक्सपायरी ऑफ द मतलब ड्यू डेट के तक फाइल नहीं करा तो आप कब तक कर सकते हो? ड्यू डेट के एक्सपायर होने के 3 साल तक आप कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाओगे। समझ में आया? फर्स्ट रिटर्न क्या होता है? सर मैं लाइबल हुआ रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, मैंने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया, मुझे जब सर्टिफिकेट मिला तो मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी द डेट ऑन विच आई बिकेम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, है कि नहीं? तो उस दिन से लेके जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिला है का जो पीरियड होगा ना, उस पीरियड की जो भी आपकी सप्लाईज होगी, परचेजेस होंगे, उसका जो आप रिटर्न फाइल करते हो ना, वो होता है आपका फर्स्ट रिटर्न। जो आपको कब तक करना पड़ता है? वो आपको फाइल करना पड़ता है सर विद इन 1 मंथ फ्रॉम द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बीच का पीरियड। ठीक है, फाइनल रिटर्न 10। अब बस हमारा धंधा बंद हो गया है, अब बस हो गया हमारा, तो अब हम फाइल करेंगे GSTR 10। ठीक है, कब फाइल करेंगे? डेट ऑफ कैंसिलेशन पे या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन पे। मान के चलो आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हुआ था, कैंसिल हो गया था, ठीक है, देन इन दैट केस यू आर सपोज टू फाइल GSTR 10, एक फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? डेट ऑफ कैंसिलेशन पे या फिर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन, विच एवर इज लेटर पे। ठीक है, विच एवर इज लेटर पे फाइल करना पड़ेगा। समझ गए क्या? इसके बाद में आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया है QRMP स्कीम का। ठीक है, क्या होता है QRMP स्कीम, इसके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट से एक बार। ठीक है, देखो QRMP स्कीम बोलता है क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट के बारे में। यानी कि सर आपको रिटर्न क्वार्टरली भरना है, झंझट खत्म, कंप्लायंस तो रोज रोज नहीं करना, हाँ बट टैक्स का पेमेंट मंथली कर देना, सो दैट सामने वाले का ITC भी उसको मिलता रहे। राइट, अब होगा क्या? कब आपको QRMP स्कीम मिलेगी? अगर तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू 5 करोड़ है, और इस साल में भी जैसे ही 5 करोड़ के ऊपर गया आप इन एलिजिबल हो जाओगे QRMP स्कीम के लिए। ठीक है, अगले क्वार्टर से। राइट, उसके बाद में आपने ऑप्ट करना चाहिए QRMP स्कीम के लिए। कितनी डिटेल्ड बात है, मतलब हम ऑप्ट करेंगे तो ही हमको मिलेगा, ये तो हमको मालूम ही नहीं था, है ना? ऑल द रिटर्न्स हैव बीन फाइल्ड फॉर द प्रीवियस पीरियड बिफोर ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। QRMP स्कीम ऑप्ट करने के पहले सारे रिटर्न्स आपके टाइम टू टाइम फाइल हुए हुए होने चाहिए, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो QRMP स्कीम ऑप्ट करने की 3 हमारी प्रायोरिटी है, 3 कंडीशन है। पहला कि हमारा एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 5 करोड़ से अप मतलब अप टू होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा इस साल में अगर ऊपर गया ना 5 करोड़ के, तो हम इनएलिजिबल हो जाएंगे फॉर द QRMP स्कीम फ्रॉम द अपकमिंग क्वार्टर। हमने ऑप्ट करना चाहिए QRMP स्कीम। एंड तीसरा, ठीक है, हमारा जो QRMP स्कीम हम ऑप्ट कर रहे हैं उसके पहले का जो भी पीरियड है ना, उसके रिटर्न हमारे टाइम टू टाइम फाइल हो जाने चाहिए। जस्ट अ सेकेंड।
राइट। इसके बाद में आता है सर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हमने अगर QRMP स्कीम ऑप्ट करी है ना, तो हम लोगों को इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की स्कीम दी जाती है, जिसमें हम हमारे डिटेल्स जो हैं इनवॉइस के, वो हम रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करने वाले हैं, लेकिन हमारे सामने वाले कस्टमर को ITC मिलता रहे, इसलिए हमको इनवॉइस तो डिटेल तो अपलोड करनी पड़ेगी, तो हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी पे कर देंगे। बट मैक्सिमम अप टू 50 लाख पर मंथ तक की करेंगे, ठीक है। उसके बाद के जो भी डिटेल्स बचते हैं इनवॉइस की, वो हम हमारा जब रिटर्न फाइल करेंगे ना तभी अपलोड होगा, ठीक है। कब तक करना है? 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। रेस्ट इनवॉइसेस कैन बी अपलोडेड व्हाइल फाइलिंग द क्वार्टरली GSTR 1। समझ में आया? चलो, इसके बाद में मंथली पेमेंट ऑफ द टैक्स अंडर द QRMP स्कीम। फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर आपको अप टू 25 ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक करना पड़ेगा। फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक करना पड़ेगा। कैसे करोगे? GST PMT 09 के थ्रू करोगे। समझ में आएगा सर? मतलब जो पहले 2 महीने रहेंगे उसका पेमेंट आप 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक कर देना, एंड लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर के लिए आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न यानी कि 22nd जो भी आपका रहेगा उस दिन तक आपको करना पड़ेगा। समझ में आएगा सर? क्लियर है? परफेक्ट। अब कितना पेमेंट करना है आपको अगर आप क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट करते हो? तो भैया अगर आप सेल्फ असेस करके कर रहे हो तो फिर तो आप अपने हिसाब से टैक्स अमाउंट डिपॉजिट कर देना। जो भी शॉर्ट पेमेंट अनपेड या कम अमाउंट रहेगा उस पर आपको अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट लग जाएगा। बट अगर मैं बात करूं, आप एक फिक्स सम मेथड के थ्रू जाते हो, तो पहले अगर आप रिटर्न्स जो है वो क्वार्टरली फाइल कर रहे थे ना, तो जो लास्ट रिटर्न फाइल करा था उसका 35% अमाउंट आपको पहले 2 महीने में जमा कराना पड़ेगा, एंड जो भी बचा हुआ अमाउंट है वो आप रिटर्न फाइल करते वक्त करा देना। और अगर पहले आप रिटर्न मंथली फाइल कर रहे थे तो जो आपने लास्ट रिटर्न फाइल करा था उसमें जो अमाउंट टैक्स का पे किया था ना, वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नो अमाउंट टू डिपॉजिट फॉर द फर्स्ट मंथ। अगर आपके कैश क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस पड़ा है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द लायबिलिटी। सिमिलरली क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर आप सेकेंड मंथ में भी जो जमा करवा रहे हो पैसा, मतलब जब सेकेंड मंथ की भी पैसे पे करने की बारी आएगी, तब आपके लेजर में अगर क्यूमुलेटिव लायबिलिटी से ज़्यादा पैसा है तो भी अगेन आपको खुद से कुछ डिपॉजिट करने का ज़रूरत नहीं है। इंटरेस्ट लगेगा नहीं इवन इफ इट इज़ लेस दैन द एक्चुअल लायबिलिटी। एंड डिले से अगर आपने 3B फाइल किया तो उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको ज़रूर पे करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टॉपिक, एकदम छोटा सा टॉपिक, GST प्रैक्टिशनर के बारे में बात करता है। से अपन ने इनकम टैक्स में पढ़ा था टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, जस्ट उसके तरीके से उसी तरीके का है ये GST प्रैक्टिशनर। कौन बन सकता है GST प्रैक्टिशनर? इंडियन सिटीजन होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, ही शुड नॉट बी एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, नॉट कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, ठीक है। उसके अलावा एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो क्या, ठीक है, कम से मतलब रिटायर्ड गैजेटेड B ऑफिसर और अबव कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में या CBIC में फॉर मोर देन इक्वल टू 2 years, या फिर ही शुड बी एनरोल्ड, ठीक है, एज अ सेल्फ असेस्ड टैक्स पे पोर्टल, ठीक है, या फिर अपना टैक्स रिटर्न प्रिपेरर अंडर द अर्लियर पुराने रेजिम में फॉर मोर देन इक्वल टू 5 years, या एनी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। अभी सवाल आता है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन क्या है? तो आपने इंडियन यूनिवर्सिटी से बिजनेस रिलेटेड, ऑडिट, बैंकिंग, लॉ या कॉमर्स रिलेटेड कोई भी चीज़ में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है, या फिर आपने इक्विवेलेंट टू द अबव डिग्री कोई फॉरेन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रखी है, CS CMA का आपने फाइनल एग्जाम क्लियर कर रखा है, या कोई भी अगर दूसरे नोटिफाइड एग्जाम है उसको अगर आपने क्लियर कर रखा है, आप GST प्रैक्टिशनर बन सकते हो। एक्टिविटीज़ विच कैन बी अंडरटेकन बाय GSTP, ये कर क्या सकता है? तो जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल होती है R1 में आप अपलोड करते हो, ये काम आपका प्रैक्टिशनर कर सकता है। मंथली, एनुअल या आपका फाइनल रिटर्न फाइल कर सकता है, आपके कैश लेजर में पैसे डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। ई-वे बिल को जनरेट करने के लिए जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो ये अपलोड कर सकता है, चालान जनरेट कर सकता है, रिफंड के लिए क्लेम कर सकता है, एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रिफंड के लिए, ठीक है सर, रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन में कैंसिलेशन या अमेंडमेंट करना है वो डिटेल के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ही कैन ऑल्सो फाइल एन इंटीमेशन टू ऑप्ट अंडर द कॉम्पोजिशन, आपको अगर कॉम्पोजिशन को ऑप्ट करना है उसकी इंटीमेशन फाइल कर सकता है। अलाउड टू अपीयर एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, इज ऑल्सो अलाउड टू अपीयर एज ए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। आपके बिहाफ पे कोई केस लग गया तो डिपार्टमेंट में आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट भी कर सकता है। इसी के साथ 25 मिनट के अंदर पूरा रिटर्न्स का चैप्टर मैंने आपको समराइज करवा दिया है, एकदम डिटेल तरीके से रिवाइज करवा दिया है। होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, इस पर कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। नोट्स अगर चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो ग्रुप
का, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहाँ से नोट्स एक्सेस कर लेना एंड लास्ट चैप्टर के लिए वेट कर लो। उसके अलावा और बहुत कुछ इस चैनल पे जल्दी जल्दी आने वाला है। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।